प्यारे बच्चों, राजा, किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के अध्याय में आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य 321 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार। उत्तर में कश्मीर से लेकर या सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में आधुनिक अफगानिस्तान तक। ध्यान से मैप देखिए बच्चों। इसके बाद पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। क्योंकि साम्राज्य बड़ा था तो कई प्रांतों में बांटा हुआ था और मुख्य 4 प्रांत थे। उनमें से राजधानी जो है, पश्चिमी उत्तर प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी, पश्चिमी राज्य की राजधानी प्रांतों की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिण में स्वर्णगिरी थी और कलिंग प्रदेश की तोशाली थी। ये पाटलिपुत्र के अलावा 4 प्रांतों में साम्राज्य को विभाजित किया गया था। साम्राज्य को इसलिए विभाजित किया गया ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इतिहास के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए बच्चों स्रोत 2 प्रकार के हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले ब्राह्मण स्रोत। इसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्य शामिल है। पुरातात्विक स्रोत यानी अवशेषों में खुदाई से जो हमें अवशेष मिले हैं, उनसे जब हम अतीत को जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको याद होगा हमने हड़प्पा सभ्यता में मृद भांड, आभूषण, मुद्राएं और शवाधान के बारे में पढ़ा था। अब पुरातात्विक स्रोत भी बदल जाते हैं इस पीरियड में जब हम पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत बता रही हूँ। मौर्यकालीन स्रोत हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो साहित्यिक स्रोत हमने किए और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, भूमि अनुदान पत्र, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला एवं उत्खनन इत्यादि शामिल हैं। और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पुरातात्विक स्रोत हैं ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। अब मौर्य इतिहास के स्रोत कि हमें किन स्रोतों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 321 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके प्रधानमंत्री भी। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में शासन संबंधी नियम या प्रशासन के सिद्धांत लिखे गए हैं। हालांकि बुक का नाम अर्थशास्त्र जैसे कि अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा होगा, लेकिन इसमें राज्य संबंधी नियम लिखे गए हैं। इसमें कौटिल्य ने समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाज नीति और धर्म आदि विषयों पर लिखा है, जिससे मौर्य साम्राज्य को सही रूप में समझने में मदद मिलती है। दूसरा है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार थे। देखो ध्यान से बच्चों, 5वीं शताब्दी में बोल रही हूं मैं, लेकिन हम इतिहास पढ़ रहे हैं मौर्यकालीन इतिहास, जो 321 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक था। लेकिन बाद के जो लेखक हैं उन्होंने भी मौर्य इतिहास पे लिखा है, तो उन्हीं में से एक हैं विशाखदत्त, और उन्होंने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश को समाप्त कर सत्ता अथियाना और मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य कैसे डालते हैं, इन विषयों पर लिखा है। तीसरा हमारा स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। वो एक यूनानी राजदूत थे।
302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व में वो भारत में रहते हैं, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगास्थनीज ने जो अपने इंडिका में लिखा है वो राजा, पाटलिपुत्र यानी राजधानी, चंद्रगुप्त का राजभवन, सेना और राज्य के लोगों के बारे में यानी सामाजिक वर्ग कैसा था इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं। हालांकि मेगास्थनीज की इंडिका आज उसके वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के यूनानी इतिहासकारों ने मेगास्थनीज की इंडिका से अंश उद्धृत किए हैं और उन्हीं से जोड़कर मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत हमें उपलब्ध हो पाते हैं, उनकी जानकारी हम ले पाते हैं। साहित्यिक स्रोतों में अगला है बौद्ध साहित्य, जिसमें दीर्घ निकाय, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान शामिल है। बौद्ध साहित्य के अलावा जैन साहित्य में कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन आते हैं। पुराण, पुराणों के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी पुराणों में ये कहा गया है कि जो नंद शासक थे वो शूद्र थे, और आपको ध्यान होगा मैंने बताया है नंद शासकों को मारकर, अंतिम नंद शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता हथियाई थी और मगध का शासक बना था और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। हालांकि पुराणों में वर्णित जो रचनाएं हैं उन पर विद्वान एक मत नहीं है। साहित्यिक स्रोतों के बाद पुरातात्विक स्रोत। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं। सबसे पहले बच्चों अशोक के अभिलेख, ये ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और भारत के पश्चिमोत्तर इलाकों में जो अभिलेख मिले हैं वो ख्रोष्टी लिपि में मिले हैं। अशोक के अभिलेखों के जो विवरण है वो मुख्य रूप से आप मैप पे देखिए। सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ है रेड कलर में वो महाशिलालेख है बच्चों। तो महाशिलालेख कंधार, आधुनिक अफगानिस्तान में है बच्चों कंधार, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नती, जोगढ़, शिशुपालगढ़। उसी प्रकार लघु शिलालेख जो है पर्पल कलर में है और बॉक्स में दिए हुए हैं, स्क्वायर में दिए हुए हैं। तो बहपुर, बैराट, भाब्रू, ठीक है, दक्षिण में एक साथ कई जगह मिले हैं बच्चों। मास्की, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी इत्यादि। स्तंभ अभिलेख ये नीले कलर में और सर्कल में दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए बच्चों। कई बार पेपर में मुख्य अभिलेखों पर क्वेश्चन जरूर आता है, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। टोपरा, मेरठ, सांची के स्तूप के बारे में भी आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे। कौशाम्बी, सारनाथ, अहरोरा और लोरिया नंदनगढ़ जो आधुनिक नेपाल की तराई क्षेत्र में है इत्यादि। अशोक के अभिलेखों की जो विशेषताएं हैं वो ये कि अभिलेख जो हैं उनके बारे में अभिलेख शास्त्री डीसी सरकार का कहना है कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में ना हो। अभिलेख मुख्य रूप से किसी भी शासक का जिसने ये अभिलेख लिखवाए होंगे उनकी राज्य विस्तार का निर्धारण ये करते हैं। आप देख सकते हैं जब कंधार में या दक्षिण में स्वर्णगिरी में या शिशुपालगढ़ में या गिरनार में अगर अशोक के अभिलेख मिले हैं, इसका मतलब है इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र पर अशोक का साम्राज्य था। दूसरा जो है अभिलेखों से हमें राज्य आदेशों, राजा के जीवन के उतार चढ़ाव, उनकी विजयों, उनकी पराजयों, उनके भूव्यवस्था, उनकी प्रशासन की जानकारी, उनके साहित्य, कला, समाज इत्यादि की जानकारी मिलती है। तो
किसी भी समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी को जानने का अभिलेख जो है ये मुख्य स्रोत हैं। दूसरा है बच्चों मूर्तिकला। अशोक के स्तंभ, गुफाएं और स्तूप मूर्तिकला को बखूबी दिखाते हैं। प्रत्येक स्तंभ एक ही शिला को काटकर बनाए गए थे बच्चों, जो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। और सारनाथ का 3 सिंहों वाला स्तंभ मूर्तिकला का उत्तम नमूना है। ये सारनाथ का चिन्ह आप अब भारत का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसको देख के कि आज भी यह बिल्कुल सही अवस्था में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हमने इसको लिया है। तो अशोक के जो जीवन काल में जो मूर्तिकला हम पढ़ रहे हैं अशोक मौर्य साम्राज्य की, तो मूर्तिकला निश्चित ही अद्भुत कला थी। इसके बाद सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के बच्चों चांदी और तांबे में ढाले गए हैं। प्रधान सिक्का पण होता था। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत, जिसमें हमने साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत पढ़े। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण। इसमें सबसे पहले राजा और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। राजा जो है अपने साम्राज्य का मुखिया होता था। उसकी शक्तियां असीम थी। वह सेना का प्रमुख सेनापति होता था। उसका संचालन करता था और संगठन भी करता था। मंत्री परिषद, सम्राट ने राज्य कार्यों में अपनी सहायता और परामर्श के लिए मंत्री परिषद का गठन किया था, परंतु मंत्री परिषद का निर्णय मानना या न मानना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों को अलग अलग विभाग भी दिए गए थे, जिनमें से मुख्य जो अधिकारी हैं वो अमात्य, महामात्र और अध्यक्ष प्रमुख थे। राजा और मंत्री परिषद के बाद मौर्य साम्राज्य को जो है 5 प्रांतों में बांटा गया था। सबसे पहले पाटलिपुत्र हम आपको दिखा रहे हैं, जो साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी। सबसे पहले उत्तरापथ में आज का जो अफगानिस्तान है बच्चों, जिसमें कंबोज, गांधार, कश्मीर और अफगानिस्तान का इलाका शामिल था। और उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। फिर पश्चिमी प्रांत, इसमें आज का सौराष्ट्र यानी गुजरात और राजपुताना था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा बच्चों दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। और ये मुख्य रूप से आज की नर्मदा नदी से लेकर कावेरी नदी का अपक्षेत्र था। उसके बाद कलिंग की राजधानी बच्चों तोशाली थी। और लास्ट में है पूर्वी प्रदेश, अंत में पूर्वी प्रदेश, जिसमें मगध तथा समस्त उत्तरी भारत शामिल था और राजधानी थी पाटलिपुत्र। साम्राज्य विभाजन ध्यान से पढ़ो बच्चों। अशोक के साम्राज्य विस्तार के बाद अगर हम दक्षिण में पढ़ें तो चोल, चेर, पांड्य, केरल पुत्र इत्यादि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ के जो सरदार थे उनकी प्रशंसा में यहाँ के कवियों ने तमिल भाषा में संगम ग्रंथों की रचना की थी। आपको ध्यान रखना है। साम्राज्य को 5 भागों में बांटने के लिए जो मुख्य जो रास्ता था बच्चों, वो दिखाने की कोशिश की है कि जो प्रत्येक जो प्रमुख स्थल मार्ग या जो जल मार्ग था, स्थल मार्ग मुख्य रूप से पाटलिपुत्र को जरूर जोड़ता था। हमने तक्षशिला, उसके बाद अहिछत्र, अयोध्या और राजगृह से होता हुआ अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो प्रयाग, विदिशा, उज्जैनी, प्रतिस्थापन, और हमें ध्यान है कि दक्षिण में राजधानी स्वर्णगिरी थी। ये आपको मुख्य रूप से साम्राज्य का विभाजन समझाने की कोशिश की है।
उसके बाद मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख अभिलक्षण है बच्चों, उसमें है सैनिक प्रबंधन। मैगस्थनीज ने सेना को के गतिविधियों को जानने के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का जिक्र किया है बच्चों, जिसमें पहली जो समिति थी वो नौसेना का संचालन करती थी, दूसरी समिति सेना को रसद पहुंचाती थी और यातायात के कार्यों की देखरेख करती थी, तीसरी जो समिति थी वो पैदल सेना थी और उनका मुख्य जो हथियार था वो तीर कमान था, चौथी समिति घुड़सवारों की थी, पांचवी जो समिति थी वो युद्ध रथों की थी और छठी हाथियों से संबंधित थी। मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी वो मजबूत थी बच्चों। उसके बाद असमान शासन व्यवस्था, ये मौर्य साम्राज्य की विशेषता इसलिए कही जाएगी क्योंकि शुरू से ही हम पढ़ रहे हैं, शुरू में ही मैंने बताया है कि जो भौगोलिक विस्तार है मौर्य साम्राज्य का वो काफी विस्तृत है। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके और कहाँ उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, बंगाल से गुजरात तक। कहने का अर्थ यह है कि जैसा शासन पाटलिपुत्र या उसके 4 अन्य प्रांतों में चलता था, वो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी वैसा ही प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना शायद संभव नहीं था। इसीलिए असमान शासन व्यवस्था को हमने विशेषता के रूप में लिया है। अगला है बच्चों आवागमन की सुव्यवस्था। मैंने बताया कि जो सभी जो स्थलीय मार्ग थे वो पाटलिपुत्र से जुड़े हुए थे। तक्षशिला से पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र से उज्जैनी प्रतिस्थापन और दक्षिण में स्वर्णगिरी जो राजधानी थी दक्षिणापथ की, आपको ध्यान होगा। उसके बाद मैंने आपको तोशाली बताया है। तो तोशाली एक ऐसा केंद्र थी बच्चों जो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों ही केंद्रों को जोड़ती थी और मौर्य साम्राज्य आंतरिक व्यापार जो स्थल मार्ग और जल मार्ग से करता था, इसी के साथ साथ जो बाहरी जो व्यापार था वो समुद्री रास्तों से करता था। उस समय मौर्य साम्राज्य का जो व्यापारिक संबंध था वो चीन, ईरान, मिस्र इत्यादि देशों से था। चीन से रेशमी कपड़ा, ईरान से मोती भारत में आते थे। भारत से मिस्र को नील, हाथी दांत तथा मोती आदि भेजे जाते थे। विदेशी व्यापार से देश को बहुत लाभ था और व्यापारियों ने गिल्ड्स या संघों की स्थापना कर ली थी। ये आवागमन की सुव्यवस्था हमने आंतरिक स्थलीय मार्ग, नदीय मार्ग और बाहरी व्यापारिक मार्ग जो समुद्री रास्ते से दूसरे देशों की तरफ व्यापार होता था, उसको समझाने के लिए ये बताया गया है और ये मौर्य साम्राज्य के विशेषताओं में शामिल किया गया है। धम्म महामात्र, आप सभी को पता है कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति देश के विभिन्न भागों में जाकर अपने नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। अशोक ने 252 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की थी और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्तूप और विहार भी बनाए थे और उनके समय में भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म फैला, जैसे श्रीलंका, चीन, सीरिया, मिस्र इत्यादि देशों में, और अशोक ने इन देशों में अपने प्रचारक भेजे थे। न्याय प्रणाली, मौर्य साम्राज्य में न्याय प्रणाली के अंतर्गत राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय संबंधी सभी अंतिम अपीलें वह स्वयं सुनता था। न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थायी जिसे दीवानी कहेंगे और दूसरा कृष्टक शोधन जिसे फौजदारी कहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो न्याय का जो दंड विधान था वो बड़ा सख्त था। हर्जाना रुपयों पणों में भी
उन्हें अदा करना पड़ता था और चोरी करने या किसी की हत्या करने पर मृत्युदंड भी दिया जाता था। न्याय प्रणाली के पश्चात गुप्तचर विभाग। साम्राज्य को सशक्त, सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य में गुप्तचर छोड़ रखे थे। उन्होंने कुछ गुप्तचर स्थायी रूप से विभिन्न स्थानों पर रखे हुए थे, जिन्हें समस्त कहते थे। कुछ गुप्तचर भेष बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, जिन्हें संचर कहते थे। स्त्रियां भी गुप्तचरों के रूप में कार्य करती थीं। वित्त तथा भूमि कर प्रणाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने समाहर्ता नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका मुख्य कार्य था राज्य की आय को बढ़ाना। आपको पता है बच्चों, किसी भी राज्य की जो मजबूती है वो उसके आर्थिक तंत्र पर निर्भर करती है। आर्थिक तंत्र में बच्चों कृषि, व्यापार, उद्योग और राजस्व इत्यादि आएंगे। और इसी कड़ी में जो राजस्व व्यवस्था थी मौर्यों की, उसमें भूमि कर जो है वो राज्य की आय का मुख्य साधन था। कुल उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी कर भी वसूल किया जाता था। तो ये मौर्यों की आय के स्रोत थे। हमने आज मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत और मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण पढ़े हैं। आप इन्हें ध्यान से सुनिए बच्चों, इन पर मंथन कीजिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।